अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं PTV न्यूज। मैं हूं सदफ अली खान। मुलाहिजा की 6 हेडलाइन। वजीरिस्तान के सरहदी इलाके घारियों में सिक्योरिटी फोर्सेस की पेट्रोलिंग फाटे पर दहशतगर्दों की फायरिंग, जवाबी कार्रवाई में एक दहशतगर्द हलाक। फायरिंग के तबादले में कैप्टन सबी और सिपाही नवीद शहीद, 2 जवान जख्मी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों का कंपाउंड तबाह कर दिया। ISPR। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फौज की इश्तियाल अंगेजियां जारी। हाजी पीर और बेदोरी सेक्टर में शहरी आबादी पर फायरिंग, 13 साल लड़की शहीद जबकि इसकी मां और 12 साल लड़का शदीद जख्मी। पाकिस्तानी फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई। भारतीय नाज़िम उल उमूर की दफ्तर खारिजा तलबी, लाइन ऑफ कंट्रोल पर फायरिंग, फायरबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर शदीद एहतजाज रिकॉर्ड। 20 जून को LOC पर भारतीय फौजी की फायरिंग से एक शहरी शहीद, 2 जख्मी हुए। भारत LOC और वर्किंग बाउंड्री पर शहरी आबादी को निशाना बना रहा है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा। वजीरिस्तान हो या LOC पर फायरिंग, भारत को पाकिस्तान का अमन एक आंख नहीं भाता। भारत अफगानिस्तान में भी अमन नहीं चाहता। लद्दाख में रुस्वाई पर सवालात उठ रहे हैं। BJP सरकार बेपनाह दबाव में है। भारत की हरकतें नामुनासिब हैं। वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी। मोदी की रियासत में भारत एक बदमाश रियासत बन गया है। मोदी बदतरीन माशी और सियासी मसाइल से अपने अवाम की तवज्जो हटाने के लिए खित्ते में मुहिम जोई और अदम इस्तेहकाम पैदा कर रहा है। वजीर इत्तलात शिबली फरार। भारतीयों ने मोदी को झूठा करार दे दिया। कभी नेपाल के हाथों पसपाई और कभी लद्दाख में हुई खूब पिटाई। मोदी ने भारत को बना दिया मजाक। क्या इस दिन के लिए हमने कुर्बानियां दी? भारतीय फौजी और शहरियों की दुहाई। हमें ये जानने की जरूरत है कि वादी गालान में क्या हो रहा है। भारतीय सहाफी का चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत के नाम खुला खत। मकबूजा कश्मीर में भारत की रियासती दहशतगर्दी जारी। ताज़ा कार्रवाई के दौरान श्रीनगर में मजीद 3 कश्मीरी नौजवान शहीद। नौजवानों को पिसवालपुरा में मुहासरे और तलाशी की एक कार्रवाई के दौरान शहीद किया गया। इलाके में मोबाइल और इंटरनेट सर्विस मुअत्तल। बॉक्सर मोहम्मद अली कले एक अजीम स्पोर्ट्समैन थे। वो मादी नजरियात से बाला और इंसान की तख्लीक के मकासद को समझते थे। मोहम्मद अली की ताकत और हिम्मत की पूरी दुनिया आज भी मुतरफ है। वजीर आज़म इमरान खान का ट्वीट। पाकिस्तान में कोरोना केसेस में इजाफा। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 4,951 अफराद में वायरस की तस्दीक। तादाद 1,76,617 तक जा पहुंची। मजीद 119 अफराद जान की बाजी हार गए। मजमूई तौर पर 3,501 जाँ बहक, 67,892 सेहतियाब। विफाकी वजीर असद उमर की सरबराही में हुकूमती टीम का इस्लामाबाद के हस्पतालों का दौरा। जुलाई के आखिर तक 2,100 से जायद ऑक्सीजन बेड्स का इजाफा करेंगे। हॉटस्पॉट इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन से वबा का फैलाव रोकने में मदद मिलेगी। असद उमर। कोरोना से बचने के लिए अवामी मकामात पर फेस मास्क जरूरी करार। एहतियाती तदाबीर इख्तियार करके ही कोरोना वायरस से बचा जा सकता है। कोरोना से वफात पाने वाले 72% अफराद की उम्र 50 साल से ज्यादा थी। डॉक्टर जफर मिर्जा की NCOC में मीडिया ब्रीफिंग। मुल्क भर में 20,75,000 एकड़ रकबे पर टिड्डी दल के खात्मे के लिए ऑपरेशन मुकम्मल। 40 अजला के मुतासरा इलाकों में टिड्डी दल तल्फी की मुहिम में 900 टीमें शरीक। ऑपरेशन में बेहतर नताइज के लिए आर्मी के हेलीकॉप्टर्स भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। नेशनल लोकस कंट्रोल सेंटर।
ممتاز عالم دین اور جامعہ بنوریہ کے محتمم مفتی محمد نعیم کی نماز جنازہ کراچی میں ادا کر دی گئی۔ وہ متعدد کتابوں کے مصنف، حدیث اور تفسیر قرآن کے علوم میں انتہائی معتبر مقام رکھتے تھے۔ وزیر اعظم عمران خان کا ممتاز عالم دین مفتی محمد نعیم کے انتقال پر دکھ اور افسوس کا اظہار۔ دنیا بھر میں کورونا سے متاثرہ افراد کی تعداد 90 لاکھ سے تجاوز کر گئی۔ 4,68,000 اموات، 47,86,000 صحتیاب۔ امریکہ میں متاثرہ افراد کی تعداد 23,44,000، برازیل میں 10,73,000، روس میں 5,85,000 اور بھارت میں 4,26,000 سے زیادہ ہو گئی۔ امریکہ میں 1,22,000، برازیل میں 50,000 سے زائد جان کی بازی ہار گئے۔ اولمپک ڈے منانے کے لیے پاکستان باکسنگ فیڈریشن نے جاری آن لائن شیڈو باکسنگ فٹنس ٹورنامنٹ کے مقابلوں کی تاریخ میں 1 دن کی توسیع کر دی۔ مقابلے 24 جون تک جاری رہیں گے۔ نیوز سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ رہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے کراچی میں لو کاسٹ باکسنگ کا آغاز کر دیا اور ہماری خواہش ہے کہ پاکستان کے ہر شہری کے پاس اپنا گھر ہو۔ بحریہ گرین لو کاسٹ کی بکنگ ناؤ اوپن۔ بحریہ ٹاؤن کراچی میں 75 گز کے محدود لو کاسٹ ریزیڈینشل پلاٹس پر گراؤنڈ پلس 2 سٹوری 4 بیڈ کا اپنے خوابوں کا گھر تعمیر کریں۔ پاکستان کی سب سے بڑی لو کاسٹ اسکیم، حیرت انگیز کم قیمت 16,75,000 روپے میں، بکنگ صرف 2,95,000 میں، قبضہ 3 سال میں اور بقایا ادائیگی وہ بھی 4 سال کی آسان اقساط میں۔ گھر کی تعمیر کے لیے آسان اقساط پہ بینک قرضے کی سہولت بھی موجود۔ اوورسیز پاکستانیز کے لیے ڈیڈیکیٹڈ اوورسیز بلاک، گیٹڈ کمیونٹی کا اپنا کلب ہاؤس، ترقیاتی کام تیزی سے جاری۔ وہ تمام بین الاقوامی معیار کی سہولیات جو بحریہ ٹاؤن کی دیگر کمیونٹیز کو میسر ہیں۔ بحریہ گرین، آپ کی توقعات سے بڑھ کر۔ بکنگ فارمز بحریہ ٹاؤن ویب سائٹ سے مفت ڈاؤن لوڈ کر کے بحریہ ٹاؤن کراچی، راولپنڈی، پشاور، لاہور اور نواب شاہ اور انٹرنیشنل آفیسز میں بما کیش، بینک ڈرافٹ یا UBL اور ABL کی ملک بھر میں کسی بھی برانچ میں جمع کروائیں۔ جلدی کریں، بکنگ پہلے آئیے پہلے پائیے کی بنیاد پر۔ بکنگ کے لیے ٹول فری نمبر 0800-00100 یا ہمارے لوکل اور اوورسیز آفس سے رابطہ کریں۔ بحریہ گرین لو کاسٹ اسکیم، بحریہ ٹاؤن کراچی میں 75 گز کے محدود لو کاسٹ ریزیڈینشل پلاٹس پر گراؤنڈ پلس 2 سٹوری 4 بیڈ کا اپنے خوابوں کا گھر تعمیر کریں۔ حیرت انگیز کم قیمت 16,75,000 روپے میں، بکنگ صرف 2,95,000 میں، قبضہ 3 سال میں اور بقایا ادائیگی وہ بھی 4 سال کی آسان اقساط میں۔ اوورسیز پاکستانیز کے لیے ڈیڈیکیٹڈ اوورسیز بلاک۔ بکنگ فارمز بحریہ ٹاؤن ویب سائٹ سے مفت ڈاؤن لوڈ کر کے بحریہ ٹاؤن کراچی، راولپنڈی، پشاور، لاہور اور نواب شاہ اور انٹرنیشنل آفیسز میں بما کیش، بینک ڈرافٹ یا UBL اور ABL کی ملک بھر میں کسی بھی برانچ میں جمع کروائیں۔ بکنگ کے لیے ٹول فری نمبر 0800-00100 یا ہمارے لوکل اور اوورسیز آفس سے رابطہ کریں۔ بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إسلام آباد نحييكم ونقدم لكم موجزا لأهم الأنباء. نستهل بخبر مؤسف وهو هجوم إرهابي على القوات الأمنية، حيث فتح مسلحون
النار على القوات الأمنية في منطقة كاريوم الحدودية المحاذية لوزيرستان الجنوبية والشمالية، مما أدى إلى استشهاد النقيب صبيح الجندي ونويد، كما جرح جنديان في إطلاق النار من قبل الإرهابيين. وقامت القوات الأمنية الباكستانية بقمع وكر الإرهابيين وقتلت إرهابيا واحدا منهم. في الاستفزازات العسكرية الهندية المستمرة على خط السيطرة، تعرض القاطعان حاجي بير وبيدوري إلى إطلاق النار بلا استفزاز على المناطق المدنية، حيث أفادت دائرة العلاقات العامة للقوات المسلحة عن استشهاد فتاة في 13 من عمرها بينما أصيبت أمها وشقيقها بجروح خطيرة. وقد سارعت القوات الباكستانية بالرد بالمثل. استدعت وزارة الخارجية الباكستانية القائم بأعمال السفارة الهندية في إسلام آباد وقدمت له احتجاجا شديد اللهجة على انتهاكات وقف القتال على الخط الفاصل، حيث استشهد مواطن باكستاني واحد وجرح 2 في خرق اتفاقية وقف القتال من قبل القوات الهندية على الخط الفاصل، حيث قال الناطق باسم وزارة الخارجية إن القوات الهندية تقوم بإطلاق النار بلا مبرر على الخط الفاصل والحدود الدولية. وبلغ عدد انتهاكات وقف إطلاق النار 1440 خلال السنة الحالية، وقد قتل 13 مواطنا فيها وجرح أكثر من 104. صرح وزير الخارجية شاه محمود قريشي إن الهند لا يرضيها السلام في باكستان، سواء كان في وزيرستان أو على الخط الفاصل. وأضاف إن الهند لا ترغب بالسلام حتى في أفغانستان، كما أشار إلى أن حكومة بارتيا جنتا الهندية ترزح تحت ضغوط شديدة وتتعرض إلى وابل من المساءلات حول المذلة التي منيت بها في لداخ، ولذا فإنها تطرح مختلف الخزعبلات ضد باكستان لصرف الأنظار عن نفسها، كما زادت من انتهاكاتها لخط السيطرة. وقال إنه سيتصل مع وزراء خارجية الدول الإسلامية حول هذه المستجدات غير المناسبة من قبل الهند. صرح وزير الإعلام السناتور شبلي فراز إن الهند قد تحولت إلى دولة سيئة السلوك بقيادة حكومة نارندرا مودي، وتعمل على صرف أنظار شعبها عن مشاكلها الاقتصادية والسياسية عن طريق المغامرات لنشر عدم الاستقرار في المنطقة. بهذا نبأ سيداتي سادتي ينتهي موجز الأنباء لهذا اليوم. شكرا لحسن استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. नाज़रीन, चारे दस्तूर में खुश आमदीद। मैं हूँ अवैस तौहीद। आज के प्रोग्राम में फोकस करेंगे जो बर-ए-आज़म एशिया की 2 बड़ी ताकतें, जौहरी ताकतें भारत और चीन आमने सामने हैं लद्दाख खित्ते में, और मसला है वादी गलवान का, और बहुत ही स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस के ये इलाके हैं। उस पर तनाज़ा चल रहा है और गुज़िश्ता दिनों खिफत उठानी पड़ी है, ह्यूमिलिएशन का सामना करना पड़ा है भारतीय फौज को और नरेंद्र मोदी जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी सरकार को, जब 20 भारतीय फौज जो है भारतीय फौज के 20 जो फौजी हैं वो हलाक हुए चीनी बॉर्डर फोर्सेस के साथ। चीन की जो तर्जुमान हैं वज़ारत ख़ारजा के, उनका मौक़िफ़ था
کہ یہ معاملہ اپریل سے شروع ہو رہا تھا اور اس علاقے کے اندر مینجمنٹ اور کنٹرول کے حصول کے لیے انڈین بارڈر فورسز جو تھیں وہ انٹروژن بھی کر رہی تھیں، وہ وہاں پہ بیریکیڈز اور دوسری جو باڑ ہے وہ لگانے کی کوشش کر رہی تھیں. جو علاقہ گلوان وادی کا جو چین پہ علاقہ ہے اور جو لائن آف ایکچوئل کنٹرول ہے جو 1962 کے انڈیا اور چائنا کی جو جنگ تھی اس کے بعد جو بارڈر ہے ایک 3,500 کلومیٹر کے لگ بھگ اس کو لائن آف ایکچوئل کنٹرول کہتے ہیں LAC. تو اس کے پار چین کی سرزمین پر انٹروژن کی، برندازی کی اور اس کے بعد چین کے جو فوجی ہیں ان کو وہ جو مداخلات کے لیے گئے تھے ان سے مت بھیڑ کی، ان کو بلا استحال جو ہے ان کے ساتھ ایک کانفلکٹ پیدا کرنے کی کوشش کی اور پھر کیجولٹیز ہوئیں. اور ساتھ ساتھ میں اس کی امپورٹنس کی بات کریں گے اور جو یہ کانفلکٹ ہے اس کی بات کریں گے کہ خود انٹرنلی انڈیا میں مودی BJP اور ان کی ہندوتوا پالیسی کو کس طرح خفت کا سامنا اٹھانا پڑ رہا ہے. اور جو معاملہ 5 اگست کے بعد آئینی، جغرافیائی اور قانونی حیت تبدیل کرنے کا ہوا تھا آرٹیکل 370 کو انووک کرنے کے بعد مقبوضہ کشمیر میں، پھر لداخ کا بھی معاملہ اسی میں آیا تھا جو انہوں نے یونین ٹیریٹری قرار دی تھی. اور ان کے وزیر دفاع راجناتھ اور ان کے ہوم منسٹر امت شاہ اور انہوں نے پارلیمنٹ کے اندر بھی اور اس کے بعد بھی باقاعدہ نقشے بھی تقسیم کیے جس میں ان ایریاز کو جو ہے وہ بھارت کے علاقہ قرار دیا، جس میں سائچن کا علاقہ بھی ہے جو چین کے کنٹرول کا علاقہ تھا، اس کو بھی انہوں نے ڈکلیئر کیا تھا. تو یہ معاملہ کہاں تک جائے گا؟ کیا ان دونوں طاقتوں کے مابین کوئی جنگ کا خطرہ ہے؟ اور پھر اس پورے کانفلکٹ کے ہمارے خطے پر کیا مضمرات ہوں گے؟ بھارت جو ہے وہ اس وقت اس کا جھکاؤ امریکہ کی طرف نظر آ رہا ہے اور امریکہ کا ہمیں پتہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی قیادت میں امریکہ کا جھکاؤ جو ہے وہ شاید اس سارے معاملے میں چین کے ساتھ جو رائیولری ان کی ہے ٹرمپ صاحب کی اس میں کہیں نہ کہیں جھکاؤ نظر آئے گا. تو اس سارے معاملات پر بات کریں گے. بہت ہی رسپیکٹڈ پینلسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں. سلمان بشیر صاحب سابق سیکرٹری خارجہ اور خود بھارت کے اندر ہائی کمشنر رہے ہیں، مختلف امپورٹنٹ پوزیشنس پہ ڈپلومیٹک پوزیشنس جو ہیں وہاں پہ ذمہ داریاں انہوں نے نبھائی ہیں. بہت بہت شکریہ سلمان بشیر صاحب. جن اعجاز اوان صاحب کسی تعریف کا محتاج نہیں، آپ ان کے دفاعی تجزیوں سے ان کا آپ کا تعارف رہا ہوگا مختلف چینلز پہ، مختلف اخبارات میں. بہت بہت شکریہ جن اعجاز اوان صاحب. مشرف زیدی صاحب سینئر تجزیہ کار کالمسٹ ہیں، پبلک پالیسی میں کام کرتے ہیں اور پبلک انٹلیکچوئل ہیں. بہت بہت شکریہ مشرف زیدی صاحب. سب سے پہلے جنرل اعجاز اوان صاحب، یہ علاقہ جو ظاہر بات ہے کہ ایک بہت ہی اسٹریٹجک امپورٹنس کا ہے علاقہ، تو اس سارے معاملے کو آپ اسٹریٹجک امپورٹنس کے حوالے سے کیا دیکھ رہے ہیں؟ سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ امپورٹنس اس کی اپنی جگہ پہ ہے اور یہ جو اس وقت کا کانفلکٹ ہے یا تھوڑی سی انٹرفیس ہے بٹوین انڈیا اینڈ چائنا، یہ نہ وقتی ایک انسیڈنٹ ہے، نہ یہ بارڈر کے جو انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہے نہ اس کی وجہ سے ہے. یہ ایک انڈو پیسفک اسٹریٹجی کی پریکٹیکل مینیفیسٹیشن ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ ہندوستان اور امریکہ مل کر چائنا کے جو تجارتی فریڈم ہے اس کو محدود کریں، اس کے اندر ایک انٹرنل انسٹیبلٹی کریٹ کرنے کے لیے مواقع کریٹ کریں. وہ ہے تبت کا ریجن، اور یہ ایک پرانا ڈسپیوٹ ہے دونوں کنٹریز کے درمیان جس پہ ابھی تک تو سب خاموش تھے. 5 اگست سے پہلے 370 اور 35A ریووک کرنے سے پہلے ایک انڈرسٹینڈنگ تھی، میوچل انڈرسٹینڈنگ تھی چائنا اور ہندوستان کے درمیان کہ اسٹیٹس کو مینٹین کیا جائے گا. تو یہ پورے لداخ ریجن پہ ہندوستان اپنا کلیم کرتا ہے. 1962 وار کے بعد یہ ایکسائچن کو جو چائنا کے پاس ہے ہندوستان اس پر بھی اپنا کلیم داخل کرتا ہے. اور اب جو موجودہ سچویشن پیدا ہوئی ہے 370 اور 35A کو ریووک کرنے کے بعد
इसमें इन्होंने जो डेवलपमेंट वहां पर शुरू की, चाइना ने उसको प्रीएम्प्ट करके एक शो ऑफ पावर किया है, अपने शो ऑफ स्ट्रेंथ किया है, क्योंकि उसको नजर आ रहा है कि साउथ चाइना सी में होने वाला इत्तेहाद, साउथ चाइना सी में जो उसकी फ्रीडम ऑफ ट्रेड है थ्रू साउथ चाइना सी, विच इज जो तकरीबन $5 ट्रिलियन का ट्रेड है, उसको जो खतरा स्ट्रेट ऑफ मलाक्का में, सी ऑफ जापान में, तो ये जो एक एनसर्कलमेंट की जा रही है, जो कंटेनमेंट ऑफ चाइना का ग्रेटर डिजाइन है, उसको रोकने के लिए चाइना ने एक प्रीएम्प्टिव डिफेंसिव एक्शन किया है, और हम सबको इसको, मैं समझता हूं, उसी नजर से देखना चाहिए। अच्छा जगन्नाथ साहब, मुफ्ती जी फरमाइएगा, जारी बात एक आपने ट्रेड का जो जारी बात एक वो बताया कि एक ट्रेड जो है वो इसका की कंपोनेंट है इस वक्त जो कॉन्फ्लिक्ट है, लेकिन जो सारे स्ट्रेटेजिस्ट हैं वो इस बात पे को काफी सिग्निफिकेंस दे रहे हैं। एक तो 5 अगस्त के बाद जो कानूनी आईनी हैसियत बदलने की कोशिश की, जिसमें लद्दाख भी शामिल था, और चाइना जाहिर बात है कि कहीं न कहीं भरा हुआ बैठा था, और उसके बाद एक जो रोड है दरबोक श्योक और दौलत बेग रोड, जो लद्दाख और सिंकियांग प्रोविंस के दरमियान है, जो बरसा बरस में इंडिया ने बनाया है, और उसी का प्रचार कर रहे हैं, और इंडियन एयरबेस और इंडियन जो मिलिट्री बेस है वो भी उसको भी कनेक्ट कर रहे हैं। और अब ये कहा जा रहा है कि अब चाइना का मुस्तकिल कंट्रोल के बाद जो वादी गलवान में है, तो वो एक अस्करी निगाहें डाल सकते हैं भारत के अस्करी अज़ाइम के। तो आप नहीं समझते, क्योंकि जाहिर बात है कि सिंकियांग के बाद तो जाहिर बात है सीपैक का रूट भी है, गिलगित बल्तिस्तान भी उसके साथ ही कनेक्ट करेगा, तो एक ये भी है कि इसकी स्ट्रेटेजिक एक सिग्निफिकेंस बहुत है। यकीनन स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस है। मैं वही बात कहने की कोशिश कर रहा था कि अगर ये इस डेवलपमेंट को आप देखें तो लद्दाख ओवरऑल कश्मीर का हिस्सा है, जो एक हल तलब मामला है यूएन रेजोल्यूशंस के मुताबिक। जब तक हिंदुस्तान इसको हल तलब मामला तस्लीम कर रहा था, चाइना और पाकिस्तान भी इसको एक हल तलब मामला तस्लीम करते थे और करते हैं, मगर 37A और 370 एंड 35A को रिवोक करने के बाद जो इसका यूनिलैटरली हिंदुस्तान ने स्टेटस तब्दील किया है और लद्दाख को यूनियन टेरिटरी में शामिल करके पूरे लद्दाख पे अपना क्लेम दाखिल कर रहा है और दलाई लामा को बिठा के रखा हुआ है अपने मुल्क में बड़े अरसे से, और अमेरिकन सेनेट से आवाज आ रही है कि तिब्बत को इंडिपेंडेंट रीजन तस्लीम कर लिया जाए। तो ये वो इनसिक्योरिटीज हैं जो क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, और अगर कश्मीर एब्जॉर्ब हो जाता है तो फिर ये गलवान का लैंडिंग स्ट्रिप और मजीद एयर बेसिस, इंडो इजरायली एयर बेसिस बनने के जो इम्कानात, यहाँ पर मैं वापस आ रहा हूँ आपके बात पैदा करें। मैं वापस आ रहा हूँ सलमान बशीर साहब, जिस तरह जलील अवान साहब बात कर रहे थे, ये आपको क्या नरेंद्र मोदी, बीजेपी और उनकी जो हिंदुत्व पॉलिसी है उसकी के एक्सपेंशनिस्ट जो डिजाइन हैं वो नहीं लगते, जो इस तरह की जो मुहिम हुई है जिसके अंदर जाहिर बात है नेपाल के साथ भी मसला है, भूटान के साथ भी है, बांग्लादेश के साथ भी मसला है, पाकिस्तान के साथ तो चला ही आ रहा है। जी आपने दुरुस्त फरमाया, मगर इससे पहले मैं टोटली मुतफिक हूँ जो कि जनरल साहब ने कहा। उन्होंने बहुत वाज़ेह तरीके से ये चीज एक्सप्लेन की है जो इस वक्त की सूरत हाल है और जो इसका पस मंजर है। आपकी बात दुरुस्त है। मेरे ख्याल में एक अहम पहलू जो इस सिचुएशन का है वो ये है कि चीन ने कैटेगोरिकली हिंदुस्तान को अपने औकात याद दिला दिए। उन्होंने ये वाज़ेह कर दिया है कि ये जो हिंदुत्व की और बीजेपी की एक्सपेंशनिस्ट हेजेमोनिक पॉलिसी है, इसके अंदर जो यूनिलैटरलिस्ट इम्पल्सेस है ये उनको कबूल नहीं है। तो मेरे ख्याल में ये बहुत ही अहम डेवलपमेंट है। चीन ने 30 साल इंतजार किया। आपको याद है कि उन्होंने बहुत सी कोशिशें की थी कि हिंदुस्तान को किसी तरीके से अमन की राह पर, ताउन की राह पर चलाएं, और इस हद तक कि पिछले साल जब शी जिनपिंग चेन्नई में इनकी मुलाकात हुई नरेंद्र मोदी से, तो वहां पे चीन ने ये प्रपोजल दिया कि
चाइना, इंडिया और पाकिस्तान आपस में ताउन की बात उन्होंने की, और वो जो प्रपोजल था चीन का वो हिंदुस्तान ने एकदम रद्द कर दिया और किसी किस्म की उसके ऊपर उसको सामने नहीं लाने दिया, न प्रेस में न किसी कम्युनिके में। तो चीन ये देखता रहा है। फिर जैसे जनरल साहब कह रहे हैं कि ये फ्रीडम ऑफ नेविगेशन के अंदर साउथ चाइना सी में हिंदुस्तान का क्या काम है, वहां पे पेट्रोलिंग करवाया जाके, और वाज़ेह उन्होंने एंटी चाइना पॉलिसी में एक प्रॉक्सी का किरदार अपनाया है। दूसरा एक और अहम पहलू ये है कि चीन किसी सूरत अपने बैकयार्ड में, यानी कि शिनजियांग और अक्साई चीन और इस इलाके में ये हिंदुस्तानियों को ये इस किस्म की मिस्चिफ की इजाजत नहीं देगा। इसका एक बड़ा क्लियर मैसेज ये भी है कि ये जैसे कि इन्होंने इंडो इजरायली बात की, बल्कि ये मिस्चिफ इसके ऊपर कुछ तो कुछ रिपोर्टें आ रही है कि एक खुफिया यूनिट जो था इंडियन फौज का, उसने तकरीबकारी के लिए काशगर में भी बम अटैक कराए थे, और ये क्रेडिबल सोर्सेज से ये बात सामने आई है। तो ये एक डिफेंसिव प्रिएम्प्टिव एक्शन है, और मेरे ख्याल में इनकी जो ये थी, ये कार्टोग्राफिक एग्रेशन किया है, ये 370 को जो रिमूव किया है, और अमित शाह ने जो क्लेम किया अक्साई चीन के ऊपर कि वो भी हम पकड़ लेंगे और गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर को भी पकड़ लेंगे, तो चीन ने उसका एक मौसर जवाब उनको दे दिया है। और अब ये हालत है कि मोदी ने ये बात तस्लीम कर ली कि चीन ने कोई की पोस्ट और कोई इलाका कब्जा नहीं किया। जी बिल्कुल। फिर ये जो बिल्कुल लोग मारे गए इनके वहां पर, तो वो क्या करने गए थे? पिटने करने गए थे चीनी इलाके में। तो बात ये है कि अभी फॉर इंस्टेंस उनके जो बड़े अहम लोग हैं दिल्ली में या इंडिया में, उनके बयान भी सामने आते रहे हैं, और इंडियन मीडिया भी आपको पता है कि इस पर बड़े तबसरे करता रहा, और चीन के खिलाफ बड़ी यकसुई के साथ उन्होंने ये सब सलमान बशीर सर, मैंने कहा जिस तरह आपने पूरी उसके डायनेमिक्स को जिस तरह एक्सप्लेन किया है, ये जो इंटरनल डायनेमिक्स है उस पर आते कि वहां पर किस तरीके से मुखालफत का सामना उठाना पड़ रहा है, इसी बयान पे जिसका आपने तस्करा किया कि जी वो तो यहाँ पर आई नहीं, और हमारे यहाँ तो हमारे इलाके में कोई आई नहीं, जिसमें बहुत ज़्यादा शोर मच रहा है सोशल मीडिया पे भी, उनके मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी, कि आप तो चौकीदार अपने आप को कहलाते थे, तो अब आपका क्या ये मामला हुआ कि आपने पूरी कुलवान वादी जो है वो उनके हवाले कर दी। खैर, इसमें बात करते मुशर्रफ नदी साहब, ये जो पूरा तनाज़ा है, जारी पे तो मैंने आपके कॉलम भी पढ़े हैं जो आपने अरब न्यूज़ में लिखे हैं, और जो आप ट्विटर पे जो इंडियन ट्विटर अकाउंट होल्डर्स हैं उनके साथ जब इंगेज कर रहे होते हैं, तो आप इस पूरे जो तनाज़े जिस तरह सर उठाया है उसको मैं जो आपके कुछ उससे पैगामात से समझा हूं कि आप उसको एक्सपेंशनर्स जो है उसकी हेजेमनी जो है उसके डिजाइन समझते हैं, ये जो कॉन्फ्लिक्ट है उसी की एक कड़ी समझते हैं। जी मुशर्रफ साहब आवाज आपकी नहीं आ रही। सॉरी वेस्ट साहब, मैं म्यूट पे था, आई अपोलोजाइज। मैं ये कह रहा था कि जिस तरह से जनरल साहब ने फरमाया और सलमान बशीर साहब ने भी फरमाया, ये जो हिंदुस्तान ने इस वक्त इंगेज किया है चीन को और उकसाया है चीन को, ये आज की बात नहीं है, ये एक बहुत लंबा और देरपा इंडियन प्रोजेक्ट है जिसमें इंडिया अपने आप को एक सिविलाइजेशनल और ग्लोबल पावर जो है वो समझता है। और ये जो बीमारी है ये सिर्फ नरेंद्र मोदी को या हिंदुत्व के जो सपोर्टर्स हैं उनको नहीं है, ये बीमारी माउंट बैटन साहब ने पर्सनली भी एक्सपीरियंस की थ्रू जवाहरलाल नेहरू, और ये एक इंडियन रिपब्लिक की बुनियादी एक बीमारी है। अच्छा, इस बीमारी का जो नुकसान है हिंदुस्तान को, पहले तो उस पे हमें नजर रखनी चाहिए कि ये कौन सा मुल्क है। इस मुल्क में 750 मिलियन लोग पॉवर्टी लाइन से नीचे रहते हैं।
इसका जो पूरी दुनिया में जो सबसे ज्यादा मशहूर नैरेटिव है अंटिल ये नरेंद्र मोदी की जो मस्कुलैरिटी थी, क्योंकि एक पॉपुलिज्म का दौर है, लेकिन यहाँ पे टॉयलेट्स, पीने का पानी, बुनियादी इंसानी हुकूक के खिलाफ वर्जी सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ नहीं, कोई भी गरीब हिंदुस्तानी जो है वो एक्सपीरियंस करता है। अच्छा, हम पाकिस्तान में बैठ के इसको सेलिब्रेट जब करते हैं तो मुझे बड़ा बुरा लगता है, क्योंकि पाकिस्तान में भी बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन जो बुनियादी तौर पे जो फंडामेंटल डिफरेंस है और जो बहुत सारे पाकिस्तानियों को जो इशू समझ नहीं आता वो ये कि हिंदुस्तान की जो मिस्टेक्स हैं या जो ज्यादतियां हैं वो बुनियादी तौर पे उस रियासत से मुंसलिक हैं। ये उनका नेशनल प्रोजेक्ट है कि वो एक्सपैंड करे, वो एक एक्सपेंशनिस्ट और रिविजनिस्ट स्टेट है, और इसीलिए चाहे पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, भूटान हो, नेपाल हो या चीन हो, हर उसके पार्टनर से, हत्ता के श्रीलंका में जो वॉर थी उसको भी जो है इंडिया जो है वो एक तरह से फ्यूल कर रहा था कितने सालों के लिए। तो ये जो एक्सपेंशनिस्ट और रिविजनिज्म है, ये जो इंडो पैसिफिक में आप देख रहे हैं, ये जो अमेरिका को इस्तेमाल किया जाता है, जो आजकल वो राफेल की डील के थ्रू फ्रांस को इस्तेमाल करते हैं, ये अक्कासी करती है एक डिस्कनेक्ट की जो इंडिया की रियलिटीज हैं और जो इंडिया के एम्बिशंस हैं। पाकिस्तान ने बहुत सारी गलतियां की, पाकिस्तान फौज ने भी की, रियासत ने भी की, पाकिस्तान के पॉलिटिकल लीडर्स ने भी की, लेकिन कोई भी जो आज तक गलती की है पाकिस्तान में, उसका बुनियादी मकसद पाकिस्तान को डिफेंड करना था। ये समझना बड़ा जरूरी है। हमने कश्मीर हमेशा सही फैसले किए? नहीं। हमने अफगानिस्तान में हमेशा सही फैसले किए? नहीं। हमने अपने जो बॉर्डर एरियाज हैं, LOC और हमेशा अच्छे फैसले किए? नहीं। लेकिन कोई भी जो पाकिस्तान का फैसला था वो एक्सपेंशनिस्ट नहीं था, वो ये नहीं सोच रहा था कि पाकिस्तान जाके और टेरिटरी लेगा, ना चीन ने ना पाकिस्तान ने। हमारा हमेशा मकसद ये रहा है कि हम अपनी जो सरहदें हैं उनको डिफेंड कर सकें। आप ये देखिए कि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा, पाकिस्तान में बम फटना फिर से शुरू हो गए। ये आपने देखा होगा कि जुमे को और हफ्ते को जो सिंध में हुआ, ये कहां से आया? जो चीन के जो हमारे सिफारत खान हैं पाकिस्तान में, उन पे हाई अलर्ट कैसे हो गई? ये जो अजीब अजीब नैरेटिव्स हमारे बलोच भाइयों के और बहनों के बारे में जो निकले, अगेन हमारी गलतियां अपनी जगह, लेकिन हमारी गलतियों का जो दारोमदार है वो अपने आप को डिफेंड करने में, उसमें हम गलतियां करते हैं, उस पर हम तनकीद भी करते हैं, लेकिन जो हिंदुस्तान करता है वो अपने आप को डिफेंड करने के लिए नहीं कर रहा, वो औरों को ऑफेंड करने के लिए कर रहा है ताकि वो बढ़ सके। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये जो सलमान बशीर साहब ये फरमाएगा कि जिस तरह जारी बात है कि एक डिफेंस के अंदर और उसके अंदर जो आप एक्ट्स लेते हैं, एक्शंस लेते हैं, वो डिफरेंट है, और जो एग्रेशन वाले लेते हैं उसी का की तफरीक या उसकी वो जो डिफरेंस है उसी को बयान कर रहे थे मुशर्रफ। तो ये जो मोदी का न्यू इंडिया और एक्सपेंशनिज्म वाली जो पॉलिसी है, उसको तो एक इट हैज रिसीव्ड सीवियर ब्लो इन रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट जो ये चाइना के साथ हुआ है। तो इसमें आप क्या समझते हैं कि इंटरनल जो आवाजें जो आप पहले भी फरमा रहे थे, जो चाहे वो राहुल गांधी की हों, चाहे वो शिवसेना की प्रियंका खातून जो हैं, उन्होंने भी लोकसभा में बहुत शोर मचाया है, और लोग हैं, तो उनकी जो आवाजें हैं वो डू यू थिंक कि वो एक तहरीक बन सकती हैं, मोदी के खिलाफ एक खतरा बन सकती है? जी, हिंदुस्तान में गुस्सा तो है, उनकी जो एक लिहाज से बहुत ज्यादा रुसवाई हुई, न सिर्फ विद इन इंडिया बल्कि मीडिया के सामने, यहाँ तक कि वो इत्तेहादी है अमेरिका के, ऑलमोस्ट अलाइज है, डिफेंस पैक्ट उन्होंने किए हुए हैं, मगर अमेरिका या कोई और मुल्क भी हिंदुस्तान के साथ खड़ा नहीं हुआ। तो वो तो चले थे हमें आइसोलेट करने। आज हिंदुस्तान न सिर्फ रीजन में बल्कि दुनिया में तनहा नजर आता है, और अब तो ये सुनाई दे रहा है कि शायद राजनाथ सिंह रूस जाए और रूस से कुछ मदद मांगे, मगर वो ये सब चीज चलेगा नहीं। जो इंडियन स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी है, उन्होंने पिछले 3 दिन में ये कहा कि जी इसका मतलब ये है कि हमारे जो ताल्लुकात है चीन से वो बहुत सीरियसली डेंट हो गए हैं और हमें अमेरिका की तरफ झुकना है। यही बात हिंदुस्तान की फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी थी निरुपमा राव, उन्होंने एक बहुत अहम इंटरव्यू में किया, मगर आज सुबह उन्होंने, बल्कि कल ये जो मोदी का बयान आ गया,
जिसमें उसने कहा कि जी ये तो हमारा इलाका हमारे पास है और तो कोई चीनी की नहीं है इंडियन इलाके में, तो उसने अपनी पोजीशन चेंज की है। उसने कहा कि मोदी का बयान रियलिस्टिक है। तो रियलिस्टिक इस लिहाज से है कि जो इनकी पार का इम्बैलेंस है चीन और इंडिया का, उसका तो कोई इमीडिएट सोल्यूशन नहीं है। तो इसलिए मोदी के पास अभी कोई ऑप्शन ही नहीं रह गए। और इसका ऑब्वियसली उसको जो आपका सवाल है कि उसका जो इंटरनल सियासी मकाम है वो मेरे ख्याल में वो काफी ज्यादा उस पर इसका असर पड़ेगा। और इस सूरत हाल में मेरे ख्याल में ये भी मुमकिन है कि वो कोई हमारे खिलाफ पाकिस्तान के खिलाफ कोई कदम उठाए, खासकर ये जो इंडियन रेटरिक है गिलगित बल्तिस्तान के इलाके में पेशरफ्त करने की। तो मेरे ख्याल में कि ये सूरत हाल में हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम इसमें इससे इम्पैक्ट होंगे और हो रहे हैं। और एक और बात मैं आपके वसत से कहना चाहता हूँ कि ये बात सही है कि आपने हमेशा कश्मीर को कश्मीरों की हक़े खुद इरादियत के प्रिंसिपल के साथ मुंसलिक किया, मगर जहाँ तक इंडिया का ताल्लुक है तो इसको एक टेरिटोरियल इशू समझता है। और इसमें अब चीन डायरेक्टली भी इन्वॉल्व हो गया है इस लद्दाख इशू के साथ। सही। तो इट इज कश्मीर का इशू है, इसका डायमेंशन भी चेंज होता हुआ नजर आता है। और मेरा आखिरी मुद्दा ये है कि ये जो सूरत हाल है इसमें हमें भी डिमांड करना चाहिए कि हिंदुस्तान जो है वो सियाचिन का इलाका खाली करे, क्योंकि ये इलाका जहाँ पे ये कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है या हुआ है ये सियाचिन के बहुत नजदीक है और कराकोरम पास के साथ। बिल्कुल ठीक है। और देखिए मुशर्रफ साहब, जो अभी सलमान बशीर साहब बात कर रहे थे, जाहिर बात है कि एक इंटरनल प्रेशर है अगेंस्ट मोदी और उनकी जो पूरे कॉन्फिडेंस हैं उनके खिलाफ, और फिर उन्होंने बताया कि इसकी एक इम्पैक्ट है इसका खुद मकबूजा कश्मीर के स्टेटस पे भी। तो आप क्या समझते हैं कि सिफारती जहतें कुछ तब्दील हो सकती हैं इस सारे मामले के बाद, जब चीन भी इस मामले के अंदर आ गया है, रिंग में है, वो इस वक्त बराह रास्त एक पार्टी के तौर पर है? मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान का हमेशा जो मौक़िफ़ रहा है, चाहे वो हमारी अस्करी हुकूमतें जब रही हों, जो हमारी डिक्टेटरशिप्स थी 60s में, 80s में या 1000s में, या हमारी सिविलियन लीडरशिप हो, और ये बड़ी कोशिश की जाती है बैनुल-अक़वामी तौर पे कि इनमें इतनी ज्यादा तफरीक कर दी जाए कि इनके मुख्तलिफ जो है मौक़िफ़ हों। जब हिंदुस्तान की बात होती है, बड़ी कोशिश की गई नवाज शरीफ को पेंट करने की, उसमें हमारे पाकिस्तानी भाइयों ने भी जो है कोई जो है एफर्ट नहीं छोड़ी कि किसी तरह ये दिखाया जाए कि नवाज शरीफ जो है वो बड़े प्रो इंडियन है, हालांकि कोई भी उनका कोई मेजर पॉलिसी इनिशिएटिव नहीं था। गलतियां उन्होंने बहुत की और उस पर तफसीली मतलब बहुत ज्यादा डिस्कशन हो चुकी है। अभी जो है जब भी ये तनाव होता है डोमेस्टिकली तो ये दिखाने की कोशिश की जाती है, लेकिन बुनियादी तौर पर मैं फिर ये वाज़ेह करना चाहता हूं कि जो पोजीशनिंग पाकिस्तान की है वो कंसिस्टेंट है, उसमें कभी भी कोई एज सच कोई डे लाइट नहीं आई है। कोशिश हिंदुस्तान की जी मैं मुशर्रफ जिस तरह आप बात करें, तो अगर मैं आपसे मुख्तसर ये बात करूं कि इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट के हमें एक रीजनल उसकी इम्प्लीकेशंस भी नजर आ रही हैं, ऑन द फेस ऑफ इट नजर आ रही हैं। जिस तरह नेपाल का मसला है कि उनका इलाका जो है अब उन्होंने पार्लियामेंट के जरिए अपने मैप में दिखाया है, आंखें दिखाना शुरू कर दी हैं। हमें पता है कि लैंडलॉक कंट्री है, एक ही रूट था, बॉर्डर था इंडिया के साथ, उसके बावजूद उनका अब झुकाव जो है वो चाइना की तरफ नजर आ रहा है और इंडिया के अगेंस्ट नजर आ रहा है। तो आप समझ रहे हैं कि जो रीजनल इम्प्लीकेशंस हैं उसके जरिए एक अगर ये हेजेमोनिक जो डिजाइन्स हैं या पॉलिसी है, अगर उसको अभी एक ग्लोब रिसीव हुई है और अगर वो डिफीट हो जाती है मोदी की या इंडिया की, तो फिर एक नया स्ट्रेटेजिक ब्लॉक बन सकता है इस खत्ते में? नहीं, मैं ऐसा नहीं, मैं नहीं समझता ऐसा होगा। और मैं समझता हूं कि पाकिस्तान को बहुत
संभल के और देख के जो है फैसले करने चाहिए। और जब हम बतौर पाकिस्तानी अवाम इन चीजों के बारे में सोचते हैं तो हमें 2-3 चीजें बड़ी वाज़ेह तौर पे समझ लेनी चाहिए। एक ये कि बड़ा अच्छा रहा पिछले 1-2 साल में हमने देखा मसलन कि तुर्की ने या ईरान ने कश्मीर के हक में बयानात दिए, लेकिन वो बयानात जो है वो उन बयानात तक महदूद ही हैं, क्योंकि जो प्राइमरी नेशनल इंटरेस्ट है ममालिक का उससे कश्मीर नहीं जुड़ा हुआ। इसी तरह कभी भी श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल से ये एक्सपेक्ट करना कि बुनियादी तौर पे जो फाउंडेशनल इशू है पाकिस्तान इंडिया रिलेशंस में उसमें वो पाकिस्तान की तरफदारी करेगी, ऐसा भी नहीं है। और मैं ये भी कहता चलूं कि चीन का इसमें जो एंगेजमेंट है वो चीन के अपने नेशनल इंटरेस्ट से मुंसलिक है। चीन हमारा भाई है, हमारी दोस्ती में कोई जो है तड़ारे नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन हमें जब हम इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में सोचते हैं, दो ममालिक के बारे में, ताल्लुकात के बारे में सोचते हैं, तो हमें ये वाज़ेह रखना चाहिए कि हमारा जो कश्मीर के साथ लगाव या इंटरेस्ट है एक वो किसी फराखदिली में नहीं है, या जाहिरी बात है उसमें प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व हैं, लेकिन उसका बुनियादी ताल्लुक पाकिस्तान के अपने नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट है। तो हमने वो चीजें करनी है और दुनिया को उस तरह से देखना है जिस तरह से हमने अपने नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट के बारे में सोचा है। और उस कीपिंग दैट इन कॉन्टेक्स्ट मैं समझता हूं कि ये हमें बिल्कुल नहीं एक्सपेक्ट करना चाहिए कि दीगर ममालिक जो हैं वो सडनली पाकिस्तान की तरफदारी करेंगे या इंडिया से पंगा लेंगे। हाँ, ये मैं फिर से कहूंगा जो पहले बात सलमान बशीर भी कह चुके हैं और मेजर साहब भी, और आप भी शायद इसी के बारे में जो है बात कर रहे थे कि हिंदुस्तान की अपनी गलतियां जो हैं इतनी ज्यादा हैं, और उसकी बुनियादी वजह जो है उनकी जो आइडियोलॉजी ड्रिवन पॉलिटिक्स है आजकल की, कि वो शायद लोगों को ड्राइव करें अपने खिलाफ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं हुआ कि वो जिनको ड्राइव अपने से दूर कर रहे हैं वो नेसेसरीली पाकिस्तान की पोजीशन अडॉप्ट कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। बिल्कुल जी। सलमान बशीर साहब, एक फैक्टर और भी है, जाहिर बात है ये कॉन्फ्लिक्ट तो है और जाहिर बात है इंडिया चाइना की वर्स्ट हमें ये नजर आ रहा है, उसके खदोखाल भी। तो ऑलरेडी 2019 के अंदर 2020 में कोई 90-92 बिलियन डॉलर की एक ट्रेड का रिलेशन है बिटवीन इंडिया एंड चाइना, और इंडिया के अंदर बाइकॉट चाइना की भी एक विशेष कैंपेन लॉन्च हुई है। तो आप क्या समझते हैं कि मुस्तकबिल में अगर कोई ताल्लुकात इस्तवार होंगे इन दोनों ममालिक के दरमियान तो उसमें तिजारत फीचर करेगा उस ताल्लुकात को मद्देनजर रखते हुए? देखिए जी, चीन जो है मैं समझता हूँ कि वो उसके लिए ये 50 बिलियन डॉलर कितने अहमियत नहीं है, या 60 बिलियन डॉलर की जिनका उनको एडवांटेज है हिंदुस्तान के साथ तजारत में। वो जो इस वक्त की जो सूरत हाल है आलमी सतह पर, वहाँ पर ये पावर प्ले है उनकी, तो $500 बिलियन की तो तजारत जो है अमेरिका के साथ इफेक्ट हुई है। तो उन्होंने बहुत कोशिश की। मेरे ख्याल में एक और आंसर इसका जिक्र करना शायद जरूरी है कि अमेरिका के बाद या अमेरिका से भी आगे बढ़कर इंडिया ने चीन के जो प्रोजेक्ट था बेल्ट एंड रोड का, उसकी मुखालफत की है। जी बिल्कुल। हिंदुस्तान ने ये भी कहा कि सीपैक हिंदुस्तान के लिए सबसे बड़ा थ्रेट है। तो मेरे ख्याल में कि ये बात सही है, मगर हमें सारी चीज को हम उससे लाताल्लुक नहीं रह सकते। पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस जो रीजनल डायनामिक है उससे हम लाताल्लुक नहीं रह सकते। ये माली की बात नहीं रही, इसके डायमेंशन बदल रहे हैं और हमें इसको एक नई तरीके से देखने की जरूरत है। बिल्कुल सही। तो ये जो है आपका सवाल का जवाब तो यही है कि अभी ये बॉयकॉट इंडिया चाइना का जो कैंपेन चला रहे हैं, ये देखते हैं कितनी देर चलाएंगे। बिकॉज अगर ये बॉयकॉट करते हैं चीन के गुड्स को तो नुकसान सीधा सीधा हिंदुस्तान का, जैसे कि अमेरिका ने किया, करके देखा ट्रेड वॉर, और अब वो मिन्नतें कर रहे हैं इसकी चीन की कि यार हमारे ये फार्म प्रोडक्ट्स ले लें क्योंकि ट्रंप साहब ने इलेक्शन जीतना है। तो ये जो है इसको मिक्सअप मेरे ख्याल में, जैसे मैंने शुरू में कहा था कि हिंदुस्तान ये चीन ने बहुत सब्र से काम किया है, वो जल्दबाजी कभी नहीं करते हैं, और उन्होंने पिछले साल तक बल्कि इस साल तक भी उनको उन्होंने अपॉर्चुनिटी दी हिंदुस्तान की वो समझ जाए, मगर हिंदुस्तान ने मुतवातर उन्होंने आगे बढ़कर ये जो एंटी चाइना कैंपेन है उस पर शिरकत की है।
اور یہ اس سے چین بالکل ناتعلق نہیں رہ سکتا. اور اب یہ جو پروپیگنڈا ہے کہ جی یہ چینی ایگزیکٹو ہو گیا، تو کون سا ملک ایگزیکٹو نہیں ہے؟ افغان عوام کو دیکھیں، وہ بھی ٹوٹے ٹوٹے ملک کے اندر بھی اپنے آپ کو ایگزیکٹ کر رہے ہیں. تو یہ جو عالمی ایک لفظ انہوں نے شروع کر دیا ہے کہ جی چین ایگزیکٹو ہو گیا، اپنے حقوق کے لیے کھڑا ہونا ایگزیکٹونیس یا اس کو منفی ایک فون نہیں دیا جا سکتا. اگر سردار بشیر صاحب آپ سے مختصر یہ بات پوچھوں اور پھر مشرف زیدی صاحب سے بھی یہی سوال پوچھوں کہ امریکہ کی ظاہر بات ہے کہ چونکہ وہ ٹرمپ صاحب کا آنے والے انتخابات میں بھی اور ابھی بھی ایک انتہائی چائنا نیریٹو بنتا نظر آ رہا ہے، اور ان کی الیکشن کیمپین میں بھی وہی نظر آنے کا امکان ہے کہ یہی نمایاں ہوگا. تو اس کو دیکھتے ہوئے انڈیا جو ظاہر بات ہے کہ مودی جو ہے وہ اس کی طرف زیادہ جھکاؤ ہوگا، لیکن کیا امریکہ یہ افورڈ کرے گا کہ بہت زیادہ انکلینیشن ہو جبکہ کورونا کا مسئلہ انٹرنلی ہو؟ انٹرنل مسائل بہت زیادہ امریکہ میں اس وقت کھڑے ہوئے ہیں، اور پھر افغان پیس پروسیس جو ہے وہ پاکستان از پلئنگ اے وائٹل رول اینڈ از گوئنگ ٹو پلے این امپورٹنٹ رول. تو آپ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کوئی بہت زیادہ انکلینیشن نہیں ہوگی امریکہ کی؟ جی ایک تو بھی پچھلے 4-5 دن سے بہت واضح ہے کہ امریکہ سے کوئی ایسا بیان میرے نظر میں نہیں ملا جس پہ انہوں نے ہندوستان کی کسی طریقے سے ڈائریکٹ حمایت کی ہو. بلکہ ابھی جو لاسٹ ٹویٹ آیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا، اس میں بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑی ٹف سچویشن ہے اور ہم کوشش کریں گے کہ بیچ بچا کر لیں. مگر بات یہ ہے کہ یہ ایک ڈفرنٹ صورتحال ہے، ڈیلیکیٹ صورتحال ہے، اور اس کو میرے خیال میں ماضی کے سے دیکھنا جو ہے شاید مناسب نہیں ہے. اس سے ہم تعلق بھی نہیں رہ سکتے. اور یہ اب جیسے مشیل جوبائے کا ایک آرٹیکل آج چھپا ہے جس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے بائیڈن ایڈمنسٹریشن میں نئی سیکرٹری ڈیفینس ہو اگر بائیڈن الیکٹ ہو جاتے ہیں. وہ اور کچھ اور آرٹیکل بیکن اسٹریٹجسٹ لکھ رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اب تو ہندوستان کو اور ہمارے ساتھ مل کے کام کرنا چاہیے چین کے خلاف. مگر بڑا کوشچن یہ ہے کہ اتنی ان میں ہمت یا ضرورت ہے کہ وہ اس مار کھانے کے بعد بھی چین کے خلاف ایکٹیولی کام کریں. اگر کریں گے چین میرے خیال میں، دیکھیے یہ صرف علاقے کی بات نہیں ہے کہ یہ مدر لینڈ انڈیا جو ہے وہ افغانستان سے میانمار تک ہے. ہندوستان نے تو پورا کلیم انڈین اوشن پہ رکھا ہوا، ٹھیک ہے نا جی. تو یہ مطلب خواب خیال کی دنیا میں رہ رہی ہے ہندوستانی قیادت، اور ان کو جگانے کے لیے ابھی تو چین نے بڑا ایک ہلکا سا ہاتھ کھیلا. میں مشرف صاحب اگر میں آپ سے یہی سوال پوچھوں کہ افغان پیس پروسیس میں ظاہر بات ہے کہ امریکہ کے بہت انٹرسٹ ہے اور پاکستان کا ایک بہت بڑا رول ہے اس میں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ امریکہ جو ہے جس سے سلمان بشیر صاحب بھی روشنی ڈال رہے تھے کہ وہ بہت زیادہ کوئی اس سارے معاملے کے اندر پارٹی نہیں بنے گا، یہ جھکاؤ دہلی کی طرف نہیں ہوگا؟ دیکھیے ایک تو یہ کہ جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ ہر ملک جو ہے وہ اپنا انٹرسٹ دیکھے گا، اور امریکہ میں بھی بہت سارے عقل مند لوگ ابھی بھی اس ریاست میں کام کرتے ہیں. ان کو بہت سارے جو ہے تحفظات اور بہت ساری شکایتیں ہیں پاکستان سے، پاکستان کے بارے میں، اور یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ایک شکست جو ایک سینس آف ڈیفیٹ جس کے ساتھ امریکہ جو ہے وہ رخصت ہوگا افغانستان سے، اس کا شاید بڑی مہنگی پرائز ایونچولی اوور ٹائم جو ہے وہ پاکستان کو ادا کرنی پڑے. لیکن چیزیں بدلتی بھی رہتی ہیں. ایک چیز ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ افغانستان کا جہاں تک تعلق ہے تو پچھلے 2 سال میں جس تیزی سے زلمے خلیلزاد نے طالبان کے ساتھ یہ پروسیس انیکٹ کیا ہے، اس میں بہت غور سے پاکستانی کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ 2 بہت اہم قوتیں جو ہیں وہ زلمے خلیلزاد کی جو ٹریول آئٹنری تھی اس پہ بار بار آ رہی تھیں. ان میں ایک ماسکو تھی اور ایک بیجنگ تھا. ماسکو اور بیجنگ کا جو رول ہے ان سیٹلنگ افغانستان یا کم از کم اس کو کنٹریبیوٹ کرنے میں، اس کو بھی مد نظر رکھنا ضروری ہے، کیونکہ اس سے واضح یہ ہوتا ہے کہ جو حرکتیں دووال ایڈمنسٹریشن نے انیکٹ کی ہیں پاکستان میں، افغانستان میں اور خطے میں،
وہ کسی طرح سے بھی اپنا روس سے اور چین سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، اور اسی طرح سے امریکہ سے بھی ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ میرا نہیں خیال کہ کبھی بھی بہت زیادہ سختی سے امریکہ بیان بازی کرے گا ہندوستان کے خلاف، کیونکہ اس کی لیکن وجوہات اور ہیں۔ لیکن ایز فار ایز کیا ان ممالک کو پتا ہے کہ ہندوستان جو ہے اس نے بالکل گلوز اتار کے ایک ایکسپینشنسٹ اور ریویژنسٹ پبلک پالیسی اسپیشلی فارن پالیسی اڈاپٹ کی ہے؟ تو میرا خیال نہیں ہے کہ کسی کو بھی اب اس سچ سے ملنے کے لیے کوئی زیادہ ڈسٹینس ٹریول کرنا پڑے گا۔ یہ ضرور ہے کہ اس کو پبلکلی کتنا ایڈمٹ کریں گے یہ ممالک، ایون روس اینڈ ایون چائنا وہ شاید نہ کریں، لیکن الحمدللہ اس کے لیے پاکستان اور پاکستانی بہت ہیں، اور یہ سچ میرا خیال ہے بولنا اور بیان کرنا اور باور کرانا خاص طور پہ ود ان پاکستان کہ ہم کس چیز کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بجائے جنگجوئی کے ہم یہ دیکھیں کہ ہمارا انٹرسٹ کہاں ہے، اور میں سمجھتا ہوں ہمارا انٹرسٹ اس میں ہے کہ خطے میں ایکچولی امن ہو، اور اس امن کے ذریعے ہی پاکستان کے جو نیشنل سیکورٹی انٹرسٹ ہیں وہ سرو ہوں گے۔ صحیح ہے۔ دیکھیے افغان پیس پروسیس کے اندر جو اس دفعہ فرق ہے، جو اوباما صاحب کے ایڈمنسٹریشن میں جو پروسیس تھا کہ اس میں اس کو کور جو تھا وہ ریجنل جو پاورز تھی اس کا نہیں تھا، اور اس دفعہ اسی وجہ سے اس کے چانسز برائٹ نظر آتے ہیں، کیونکہ گارنٹیئرز جو ہیں وہ ریجنل پاورز بھی ہیں، رشیا ہے، چائنا ہے، جس طرح آپ نے کہا ایران آن بورڈ ہے، تو یہ میرے خیال میں پچھلے اس سے فرق ہے۔ ظاہر بات ہے امریکہ چاہتا بھی ہے ڈیسپریٹلی کہ وہاں سے نکلے، لیکن سلمان بشیر صاحب ظاہر بات ہے کہ ایک جو ویورز ہوں گے وہ اس میں بھی انٹرسٹڈ ہوں گے کہ جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ لائن آف کنٹرول پر بلا اسٹائل فائرنگ کا ایک سلسلہ مستقل جاری ہے انڈیا کی جانب سے، اور یہ جب بھی ہم نے دیکھا ہے کہ کوئی ان کو انٹرنل کوئی مسئلے کی ڈائیورژن کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ پھر لائن آف کنٹرول پر کوئی نہ کوئی ڈرامہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اسٹیج کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیا انڈیا اور چائنا کانفلکٹ کے بیک ڈراپ میں یا تناظر میں آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایسی کوشش ہو سکتی ہے کہ ایک جعلی جو ہے وہ کوئی آپریشن یا سرجیکل اسٹرائک یا اس طرح کا رچا سکتا ہے؟ از انڈیا کیپیبل ان ریسنٹ اس کانفلکٹ کے تناظر میں؟ جی میرے خیال میں اس کو رول آؤٹ نہیں کر سکتے، بلکہ اس کے امکانات کافی زیادہ ہیں، اور میرے خیال میں کہ وہ ٹھیک ہے کہ ہم امن چاہتے ہیں، بالکل یہ ہمارا نیشنل انٹرسٹ ہے، مگر پیس ود ڈگنیٹی۔ تو پوائنٹ یہ ہے کہ ہمیں اس سٹیج پہ اپنی ریڈ لائن جو ہے بڑی واضح طریقے سے بیان کرنی چاہیے۔ وہ یہ کہا کہ آزاد کشمیر پہ یا بلوچستان از آر ریڈ لائن، اس کا رسپانس فل اسپیکٹرم کیپیبلٹی کے حساب سے ہو۔ میرے خیال میں اس قسم کی بیان پاکستان کے اس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ اسی قسم کا دفاع پاکستان کرے گا اگر ہندوستان نے مسٹیک کیا، بٹ اس کو میرے خیال میں واضح طریقے سے ہندوستان کو دنیا کے سامنے بھی یہ بتانے کی ضرورت ہے۔ تو یہ آپ کا خدشہ جو ہے بالکل جائز ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں گلگت بلتستان کی خاص کر دفاع کرنے کے لیے ایک بڑی سوبر ایکشن پلان بنانا چاہیے۔ اس میں ایک دو چیزیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ایک جیسے کہ سی پیک، یہ سی پیک کا روٹ ہے، یہ جو یہ خجرا پاس کے تھرو ہے، تو سی پیک کا ڈیولپمنٹ، پروموشن اور دفاع بھی جوائنٹ ریسپانسبلٹی ہے پاکستان اور چین کی، اور اس کو میرے خیال میں ہمیں واضح طریقے سے دونوں ملکوں کو یہ کہنا چاہیے کسی طریقے سے کہ جی یہ ڈیولپمنٹ اور سیکورٹی آف سی پیک اینڈ آف دا گریٹر BRI کانسیپٹ از اے کامن ریسپانسبلٹی۔ دوسرا یہ ہے کہ ہمارے ان علاقوں کی ڈیولپمنٹ کی اشد ضرورت ہے۔ تو میں یہ پہلے بھی میں جب چین میں تھا تو میں نے وہاں پہ یہ پرپوزل دیا تھا، مگر اس کو میرے خیال میں آگے بڑھانے کی ضرورت ہے کہ جو علاقے کنٹیگوس ہے ٹیریٹوریلی جغرافکلی پاکستان اور چین کے، ان کو ایک انٹیگریٹڈ اکنامک زون کا درجہ دیا جائے۔ یہ جو ہم بات کرتے ہیں کہ اسپیشل اکنامک زون جو یہ سب کی جگہ پہ ہے، مگر اس کو انٹیلیجنٹلی آپ اکنامک انٹیگریٹڈ زون اس علاقے کو آپ ڈکلیئر کریں گے، اور جہاں کی خوشحالی اور جہاں کا امن اور جو ڈیولپمنٹ ہے
वो मुश्तरका रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। बिल्कुल मैं समझता हूँ कि ये चीज पे इस पे गौर करने की जरूरत है। अब मुशर्रफ जिस तरह बता रहे थे, अभी सलमान बशीर साहब जिक्र कर रहे थे कि गिलगित बल्तिस्तान फिर CPAC के किस तरीके से सेफ्टी सिक्योरिटी और उसके लिए प्लान, जाहिर बात है कि वो देयर इज ऑब्वियसली इन प्लेस, एट द सेम टाइम और ज्यादा विजिलेंट रहने की जरूरत है। दूसरी तरफ जो आपने पहले अपने किसी जवाब में जिक्र किया था बलूचिस्तान का, सिंध के अंदर धमाकों की बात की थी, बलूचिस्तान में एक जाहिर बात है कि अफगानिस्तान से बॉर्डर करता है, फिर ईरान के साथ बॉर्डर करता है, सरहद लगती है। CPAC का एक नर्व सेंटर जो है वो वहाँ पे इट रन्स थ्रू बलूचिस्तान। तो आप क्या समझते हैं कि बलूचिस्तान के अंदर भी जिस तरह के इस वक्त खदशात हैं सरहद के पार से मुल्क दुश्मन कुव्वतों के या इंटेलिजेंस एजेंसीज के, तो उसमें इस सारे तनाज़े में और मजीद जो है वो खतरात कहीं बढ़ते हुए नजर आएंगे? देखिए, बलूचिस्तान बड़ा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है अवैस भाई साहब, और लेकिन मैं ये कहता चलूं कि बलूचिस्तान को जो ममालिक अफेक्ट करते हैं वो नेसेसरली सारे मुल्क दुश्मन नहीं है, लेकिन कभी कभी बहुत सारे ऐसे ममालिक जो पाकिस्तान के शायद एज सच दुश्मन ना हो, लेकिन उनके इंटरेस्ट जो हैं वो कहीं ना कहीं अलाइन करते हैं। तो वो जो है जी सॉरी नहीं आप बोले प्लीज। जी मैं कह रहा था कि अक्सर जो है ऐसा भी होता है कि कोई हमारा दुश्मन ना भी हो, लेकिन वो अपना इंटरेस्ट परस्यू करते करते कभी कभी ऐसी चीजें जो है वो अप्रूव कर देता है या होने देता है जिससे हमें नुकसान होता है। तो हमें बगैर उनको दुश्मन समझे हुए उनको काउंटर करना बड़ा जरूरी है। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अब मैं खुल के जो है कहूंगा कि मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान को अफगानिस्तान में कोई भी कुव्वत हो कभी भी उसको एज दुश्मन समझना चाहिए। अफगानिस्तान में बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जो बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड हैं, बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड हैं हिंदुस्तान से, लेकिन वो अफगान हैं और वो हमारी बहनें और भाई हैं और उनसे हमने इंगेज करना है। इसी तरह ईरान जो है वो बहुत सारा अपना जो उसके बहुत सारे और इश्यूज हैं, बहुत ज्यादा एक्सपेंशनिस्ट वो पावर है और अगेन बहुत ज्यादा आउट ऑफ द क्रीज जो है वो खेलता है, लेकिन वो उसका अपना मसला है, उस पर एज अ पाकिस्तानी एज लॉन्ग एज पाकिस्तान पे मनफी असर ना हो तो इशू नहीं है। अब होता ये है अक्सर कि क्योंकि ईरान भी जो है वो इतनी सारी चीजों में इन्वॉल्व है तो उनके जो फैसले हैं उनसे पाकिस्तान को एक नेगेटिव जो है इम्पैक्ट होता है। तो हमने अपने अफगान बहनों और भाइयों, अपने ईरानी बहनों और भाइयों से इस तरह से बात करनी है कि हम उनको ये क्लियर कर सकें कि कुछ हमारे जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं और रेड लाइंस हैं उनसे जब वो हटेंगे तो हमारा अंदरूनी मैनेज करना जो है वो मुश्किल हो जाता है और फिर ये दुश्मनात इस तरह की नैरेटिव शुरू हो जाती हैं। लेकिन पाकिस्तान का एक्चुअली अल्टीमेटली दुश्मन वो है जो पाकिस्तान की प्रोग्रेस के रास्ते में खड़ा होता है। एंड अंटिल टुडे वाहिद जो मुल्क है अक्रॉस पॉलिटिकल पार्टीज जिसने ये दुश्मन का रोल अदा किया है, और ये बड़ा दुख होता है मुझे कहते हुए, वो वाहिद मुल्क जो है वो एक्चुअली हिंदुस्तान है। हिंदुस्तानी एलीट को ये फैसला करना पड़ेगा कि पाकिस्तान कहीं नहीं जाएगा। पाकिस्तान एक रियलिटी भी है और एक काउंटर बैलेंसिंग फोर्स है। बिल्कुल इक्वल वो समझे या ना समझे, लेकिन पाकिस्तान को ये हक है कि पाकिस्तान अपना दिफा जो है मुकम्मल तौर पे करेगा, करता रहेगा और कश्मीर पे कभी चुप नहीं होगा। ये हकीकत जब तक इंडियन एलीट अब्जॉर्व नहीं करेगी तो मसला रहेगा। मुझे लास्ट 2 मिनट से जरूरत है कि कंक्लूडिंग रिमार्क्स लेते हैं कि वापस हम इस पे आते हैं कि अब इसका आप किस तरह इसका क्लाइमेक्स कहाँ पे देख रहे हैं? सलमान बशीर साहब, चीन और भारत के इस तनाज़े का आप इसको मजीद इसमें बढ़ावा देख रहे हैं या इसको एक स्टेटस को की पोजीशन में देख रहे हैं? ये चीजें वापस जाएंगी? कंक्लूडिंग रिमार्क दीजिएगा प्लीज। जी, मैं समझता हूँ कि जो मौजूदा फ्लेयर अप है ये तो एक लिहाज से इट्स ओवर, क्योंकि अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने कह दिया है कि वो चीन हमारे इलाके में नहीं आया तो वो बात तो खत्म होगी, मगर इसके लॉन्ग टर्म असरात है। अब देखना ये है कि ये आगे क्या करते हैं। ये अपना गुस्सा और गम और ये अपनी जो इनको जो लॉस ऑफ फेस है वो पाकिस्तान की तरफ रुख करेंगे मेरे ख्याल में, और उसके लिए हमें तैयार होना चाहिए।
اور پھر جو بڑی گیم ہے افغانستان کی اور ساؤتھ چائنا سی اور امریکہ اور چین کی، اس کو بھی ہمیں